एविडेंस एक्ट के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेक्शन 11 पढ़ाया जा रहा था। जो लोग लाइव क्लास में नए जुड़े हैं उनके लिए सूचना दे दी जाए कि जो पुराना क्लास हो चुका है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप पर उपलब्ध है। आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग से पुराने लेक्चरों को पढ़िए। सेक्शन 11 चल रहा था। सेक्शन 11 को एक लेक्चर अभी सेक्शन 11 का बताया गया है। आइए सेक्शन 11 को आगे बढ़ाया जाए। सेक्शन 11 में हम बताए थे तमाम सिद्धांत समाहित हैं, जैसे कि एविडेंस की धारा 11 में प्ली ऑफ एलिबाई भी समाहित हैं, अन्यत्र होने का सिद्धांत। फिर आपका बताया गया था, कह सकते हैं कि आपका ये अवशिष्ट धारा है, इस पर आपका चर्चा की गई थी, तमाम बातें बताई गई थी। बेयर एक्ट भी एक बार बताया गया था। अब 11 में बिगमोर का पढ़ना है। बिगमोर महोदय, विगमोर यानी कि ये विद्वान है। बिगमोर महोदय कुछ ऐसी कंडीशन बताते हैं जहाँ की धारा 11 का सहारा लिया जा सकता है। यानी कि विगमोर महोदय कुछ ऐसी कंडीशनों का वर्णन करते हैं जहाँ की धारा 11 के तहत उन कंडीशनों को प्रूफ किया जा सकता है, उन परिस्थितियों को साबित किया जा सकता है। फिर एक बार अच्छे से याद रखिए, धारा 11 एक अवशेषी धारा है, अर्थात एक रिजुडियरी सेक्शन है। ये याद रखना है। रिजुडियरी सेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी कोई फैक्ट रेलेवेंट न हो तब धारा 11 का सहारा लिया जाता है। अब कोई अधिवक्ता धारा 11 के तहत कितनी बातों को समाहित करता है, ये अधिवक्ता के कौशल पर भी निर्भर करता है। इसीलिए सेक्शन 11 को लॉयर्स पैराडाइज या वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। देखिए, सैकड़ों उदाहरण मैं नहीं बता सकता, हाँ 6-7 जरूर उदाहरण बता रहा हूँ अच्छे जहाँ की कोई पक्षकार या अधिवक्ता अपनी बातों को धारा 11 के तहत सेट कर सकता है। जहाँ तक 11 की बात है, संभावना दिखाई जा सकती है। दूसरा आपका यह है कि दो तथ्य हैं जिसमें विरोधाभास हो, और विरोधाभास या असंगतता या विपरीतता इतनी ज़्यादा हो कि दोनों का सह अस्तित्व में रहना संभव नहीं है। अर्थात दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। इसी मुद्दे को लेकर कुछ उदाहरण आपको देना है। उदाहरण बिगमोर ने भी बताया है। देखिए, पहला उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अभियुक्त घटना स्थल से दूर था, यानी कि अभियुक्त पहला बचाव ले सकता है कि हजूर मैं घटना स्थल से दूर था। यानी कि अभियुक्त ये कह सकता है कि हजूर मैं घटना स्थल से इतना दूर था कि मेरे द्वारा यह अपराध किया जाना, इस घटना को कारित किया जाना एक विपरीत बात है, या पूरी संभावना है कि मैंने इस घटना को कारित नहीं किया। एक उदाहरण बताया जाए आपका। मान लीजिए दिन में 1 बजे पटना में लूट होती है और ए उस लूट के लिए
ए पर लूट का इल्ज़ाम लगाया जाता है। ए एक्यूज या अभियुक्त हो गया। ऐसी दशा में ए ये साबित कर सकता है कि हजूर मैं पटना से इतना दूर था, अर्थात उस दिन में 1 बजे मैं दिल्ली में था। अतः जब मैं 1 बजे दिल्ली में था तो पटना में उसी समय मैं लूट कैसे कर सकता हूँ। अर्थात या तो ये सही होगा कि 1 बजे वह दिल्ली में था या 1 बजे पटना में था, दोनों बातें सह अस्तित्व में नहीं रह सकती, अर्थात एक साथ सही नहीं हो सकती। तो ये इसी को शॉर्टकट में या शुद्ध भाषा में प्ली ऑफ एलिबाई कहा जाता है। देखिए एक उदाहरण प्ली ऑफ एलिबाई का और बताया जाए। चूँकि इस समय आप देख रहे हैं महिलाओं के प्रति अपराधों की बाढ़ आ चुकी है और हाथरस आपका बागपत से लेकर तमाम जगह महिलाओं के साथ क्रूरता बरती जा रही है। अर्थात कहावत भी कही जाती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अर्थात न विधि का शासन दिख रहा है, न पुलिस का खौफ दिख रहा है। पुलिस भी आपका कह सकते हैं सरकार के शिकंजे में है और पुलिस अधिनियम उत्तर प्रदेश में जो पुलिस शासित होती है वह अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून 1861 द्वारा शासित होती है। तो मेरा विचार है कि कानून में अब बदलाव लाना चाहिए और पुलिस के उत्तरदायित्व को और अधिक बढ़ाना चाहिए। तो निर्भया कांड देखा जाए, आपका जो दिल्ली में हुआ था प्ली ऑफ एलिबाई, उस कांड से भी समझा जाए। देखिए जो 2 अभियुक्त थे ये बता रहे थे कि हजूर जिस समय दिल्ली में बस में घटना हुई थी उस समय मैं दिल्ली से बाहर था। उस समय मैं दिल्ली से बाहर था, अतः ऐसी दशा में ये घटना मेरे द्वारा किया जाना एक असंगत बात है या पूरी संभावना है कि इस घटना को मैंने कारित नहीं किया। अब ये जो 2 व्यक्ति या 2 अभियुक्त निर्भया कांड में प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव ले रहे थे। ऐसी दशा में अब अभियोजन को साबित करना पड़ेगा कि ये घटना स्थल पर मौजूद थे। तो लड़की के शरीर पर नाखून के निशान मिले थे और मेडिकल रिपोर्ट से ये सिद्ध होता था कि ये जो दोनों प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव ले रहे हैं, लड़की के शरीर पर जो नाखून के निशान मिले हैं इन दोनों के हैं। अतः ये साबित किया गया कि ये दोनों घटना स्थल पर मौजूद थे। दूसरा देखिए, मृतक के जीवित सामने आ जाने पर, यानी कि दूसरा मैं बता रहा हूँ मृतक के जीवित सामने आ जाने पर, इसका उदाहरण एक देखिए। इस मामले में भी धारा 11 अप्लाई करेगी। एक उदाहरण अच्छे से देखिए। ए पर आरोप है कि इसने बी की हत्या की और ए के खिलाफ मुकदमा चल रहा है बी के मर्डर के लिए, बी की हत्या के लिए। ऐसी दशा में बी जीवित सामने आ जाता है, यानी कि ये सिद्ध किया जाता है कि हजूर बी मरा नहीं है, ये तो जीवित है, ये तो जीवित हैं, मरा नहीं है। अब दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, या तो भी मर गया होगा या भी जिंदा होगा। ये दोनों बातें जो हैं एक दूसरे के
ध्रुव विरोधी हैं। दोनों बातें सह अस्तित्व में नहीं रह सकती, परस्पर विरोधी हैं और इस कारण से बी जीवित हैं। ये विसंगत होते हुए भी धारा 11 में इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है। अगर बी जीवित रहेगा तो ए को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये दूसरा उदाहरण हमने आपका सेक्शन 11 का बताया। तीसरा उदाहरण देखिए सेक्शन 11 का। जहाँ तक तीसरे उदाहरण की बात है, आपका तीसरा देखिए, दूसरे व्यक्तियों द्वारा अपराध का कारित किया जाना। अब इसको देखिए, अर्थात दूसरे व्यक्तियों द्वारा अपराध का कारित किया जाना। इसको उदाहरण से समझिए। ए एक व्यक्ति हैं जिस पर कि अभियोग है कि इसने बी की हत्या की है, यानी कि ए पर आरोप है कि इसने बी का मर्डर किया है। अब ए ये दिखा सकता है कि हजूर मर्डर सी ने किया, मैंने नहीं किया। अतः अगर ए यह दिखाए कि हजूर मर्डर बी का मर्डर सी ने किया है, मैंने नहीं किया, तो ये बात भी धारा 11 में रेलेवेंट मानी जाएगी। अगला ये आपका कह सकते हैं कि आगे देखा जाए, आपका चौथा उदाहरण हम देखते हैं, पीड़ित द्वारा स्वयं चोटें पहुंचाया जाना। यानी कि जो विक्टिम हैं, जो आहत हैं, जो पीड़ित हैं, इसको जो चोट लगी हैं, यह चोटें वह स्वयं अपने को पहुंचाया है या ये चोट दुर्घटनावश लग गई है। देखिए, इस पर दो उदाहरण हम बताते हैं। ए पर आरोप है कि इसने बी पर चाकू से वार किया और वार करके बी की अंगुली काट दी। ये ए पर इल्ज़ाम है। ऐसी दशा में ए न्यायालय में एविडेंस की धारा 11 का सहारा लेकर ये साबित कर सकता है कि हजूर बी की अंगुली मैंने नहीं काटी, बी ने अपनी अंगुली स्वयं काट ली अपनी अंगुली, ताकि मैं ए को फंसा सकूं, अतः मैं निर्दोष हूँ। ज़्यादातर ऐसे मामलों में होता क्या है, कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जहाँ के लोग विपक्षियों को परेशान करने के लिए स्वयं ही हाथ की नस काट लेते हैं इत्यादि, और ये कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने मेरी हाथ की नस काटी। ज़्यादातर मामलों में पुलिस भी ये बचाव लेती है। अगर पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने अभियुक्त को मारा, पीटा, हाथ पैर तोड़ दिया, तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि मैंने ये कार्य नहीं किया, मैं पकड़ने जा रही थी, तब तक ये छत से कूदकर भागा और नीचे जब कूदा तो इसका पैर टूट गया। यानी कि ज़्यादातर मामलों में पुलिस मारकर पैर तोड़ देती है और ये कहती हैं कि इसने तो चोटें स्वयं पहुंचाई हैं, ये गड्ढे में गिर गया या किसी से उलझ कर गिर गया, हाथ पैर मुंह टूट गया, मैंने नहीं मारा। अगला देखा जाए आपका बच्चे की औरसता के मामले में, ये अति महत्वपूर्ण है। बच्चे की औरसता के मामले में, औरसता का मतलब हुआ धर्मजता का मामला, धर्मजत्व का मामला। अब आइए बच्चे की औरसता के मामले को जब भी पढ़िए
तब एविडेंस की धारा 112 से आपको कोरिलेट करना है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 खूब पूछा जाता है प्री में, अब तो मेंस में भी आने लगा है। 112 आपका बच्चे की अवस्था का प्रावधान करती है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, मातृत्व का निर्धारण करती है कि पितृत्व का, यानी कि पैतृकता का निर्धारण करती है कि मातृत्व का? तो आपका जवाब रहेगा पिता का, यानी कि बच्चे का पिता कौन होगा, इस बात का निर्धारण भारत में एविडेंस की धारा 112 के तहत किया जाता है। देखिए कैसे निर्धारण किया जाता है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ और उस उदाहरण के बाद आपका ये बच्चे की धर्मजता या बच्चे की अवस्था को और बताया जाएगा। इसको भी अच्छे से देखिए, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए बच्चे की अवस्था, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, सतर्क रहना इससे। अगर किसी स्त्री और पुरुष का, यानी कि ए तथा बी, ये पुरुष और ये स्त्री हैं, विवाह कायम है, यानी कि वैध विवाह हो, वैलिड मैरिज हो, और विवाह के कायम रहते हुए, अस्तित्व में रहते हुए अगर स्त्री को कोई शिशु पैदा होता है तो उस शिशु का धर्मज पिता, यानी कि उस शिशु का पिता वह पति माना जाएगा, अर्थात ए माना जाएगा। अगर विवाह विच्छेद हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है और डाइवोर्स के 280 दिन के अंदर इस उदाहरण में बी को शिशु पैदा होता है और इस बीच बी ने रीमैरिज या पुनर्विवाह नहीं किया है, ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं जो बी को शिशु पैदा हुआ है उसका पिता भी ए माना जाएगा। बस एक अपवाद धारा 112 स्वीकार करती है, उस अपवाद से भी सतर्क रहना है। वह अपवाद है पहुँच का न होना, अर्थात ए यह सिद्ध कर सकता है कि हजूर बी के साथ जिस समय संसर्ग हो सकता था, शारीरिक रिलेशन बन सकता था, उस समय मैं बी से बहुत दूर था और इतना दूर था कि उस समय बी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना मेरा संभव नहीं था, यानी कि मेरी पहुंच उस समय बी के पास नहीं थी, अतः यह शिशु मेरा नहीं। तो ए जो ये सिद्ध करता है कि मेरी पहुंच बी के पास नहीं थी, ये किस धारा में ये सेट करेगा अपनी बात को? तो एविडेंस की धारा 11 में। अगला देखा जाए आपका, कह सकते हैं दस्तावेज के बारे में अगला आपका उदाहरण देखा जाए, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। देखिए आपका 2-3 उदाहरण और देखा जाए, उदाहरण तो इसमें सैकड़ों हैं लेकिन सैकड़ों उदाहरण देखना संभव नहीं है। आइए दस्तावेज देखा जाए। डॉक्यूमेंट पर उदाहरण, ये कहता है कि ये दस्तावेज मैंने लिखा है और यह दस्तावेज उर्दू में लिखा गया है, उर्दू में लिखा गया है। बी कहता है कि हजूर ए ने यह दस्तावेज नहीं लिखा क्योंकि ए को उर्दू भाषा लिखने ही नहीं आती, तो ये भी मामला धारा 11 में ही आएगा। अगला उदाहरण ये प्रश्न है कि क्या ए ने यह दस्तावेज लिखा, ये विवाद है। क्या ये ने
दस्तावेज लिखा तो दिखाया जा सकता है विपरीत बात कि हजूर ये तो अंगूठा छाप है, इसे तो कुछ लिखने ही नहीं आता, अतः यह दस्तावेज ए ने नहीं लिखा है क्योंकि ए को तो लिखना ही नहीं आता। ये आपका कुछ 6-7 उदाहरण बताए गए। मेंस में इन उदाहरण को लिखना ही पड़ेगा। जहाँ तक धारा 11 की बात है, धारा 11 में आपका 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। ये दृष्टांत भी आपका हमेशा पूछे जाते हैं। दोनों उदाहरणों को अच्छे से तैयार रखना है। देखिए अब कानूनी उदाहरण, यानी कि धारा आपका 11 में 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को समझिए। प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया, यानी कि विवाद इस बारे में है कि क्या ए ने, यानी कि ए ने कलकत्ते में किसी दिन ऑफेंस या अपराध किया। ये न्यायालय में प्रश्न ये है, यानी कि विवाद ये है। यह तथ्य कि वह इस दिन लाहौर में था, ये दिखाता है कि हजूर जिस दिन कलकत्ते में अपराध का किए जाने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उस दिन तो मैं लाहौर में था, तो उस दिन लाहौर में था। ये बात आपका कह सकते हैं कि किस धारा में सुसंगत होगी? 11। देखिए विवादक तथ्य ये हैं कि क्या वह कलकत्ते में था, और वह दिखाता है कि मैं उस तारीख को तो लाहौर में था, तो दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। या तो वह उस समय कलकत्ते में रहा होगा या लाहौर में, दोनों तथ्य एक साथ सही नहीं हो सकते, अर्थात सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। दोनों में 36 का आंकड़ा है, कोई एक बात ही सही हो सकती है। तो ये शुद्ध रूप से प्ली आप एलिबाई है। और अगला देखिए आपका जो अधिसंभाव्य है, ये देखिए ए पर यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था कलकत्ते में, उस समय मैं कलकत्ते से इतना दूर था कि मेरे द्वारा उस अपराध का किया जाना अत्यंत अनधिसंभाव्य है, यानी कि पूरी संभावना है कि मैंने उस दिन वह अपराध नहीं किया। बहुत दूर का मतलब ये हुआ कि इतना दूर था कि आना जाना संभव नहीं था। दूसरा दृष्टांत देखिए, दूसरा दृष्टांत भी पूछा जाता है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। ये कलकत्ते लाहौर का भी उदाहरण याद रखिएगा। आइए आपका दूसरा इलस्ट्रेशन देखा जाए, ये भी संभावना पर आधारित है, इसको भी अच्छे से देखिए। प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया, यानी कि न्यायालय में प्रश्न ये है कि क्या ए ने ऑफेंस किया, ए ने अपराध किया। ये न्यायालय में आपका प्रश्न है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध क, यानी कि कंडीशन ऐसी है कि वह अपराध ए या बी या सी या डी में से किसी एक द्वारा अवश्य किया गया होगा। एक ने, यानी कि एक ने अवश्य किया होगा। अब यह तथ्य कि
डी ने अपराध नहीं किया, सी ने भी अपराध नहीं किया, बी ने भी अपराध नहीं किया, तो जब ये 4 में से एक किया होगा और 3 ने अपराध नहीं किया, यानी कि ये बात अधिसंभाव्य है, यानी कि अब पूरी संभावना इस बात की है कि बचा कौन, ए, और इसी ने अपराध किया होगा। तो ऐसी दशा में संभावनाओं की धारा भी 11 है। आप संभावनाएं दिखा सकते हैं। इस प्रकार धारा 11 समाप्त होती हैं। अब आइए धारा 12। देखिए, आपका जब भी सेक्शन 12 पढ़िए, इसी के साथ धारा 55 पढ़ना है, यानी कि धारा 12 के साथ धारा 55 पढ़िएगा, 55 के साथ धारा 140 पढ़िएगा। 3 धाराएं एक साथ पढ़नी है। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि धारा 12 की पूरक धारा कौन है, तो धारा 55। पूरक धारा का मतलब ये हुआ कि एक ही विषय से संबंधित, एक ही मामले से संबंधित कुछ प्रावधान सेक्शन 12 में दिए गए हैं और उसी से संबंधित कुछ प्रावधान सेक्शन 55 में दिए गए हैं और उसी से संबंधित कुछ प्रावधान सेक्शन 140 में दिए गए हैं। अब धारा 12 में क्या दिए गए हैं, 55 में क्या दिया गया है, 140 में क्या दिया गया है। तो पहले आपका करेक्टर देखा जाए या सील देखा जाए। करेक्टर यानी कि सील या चरित्र कहा जाता है। सील क्या होता है? जहाँ तक सील की बात है, सील का मतलब किसी व्यक्ति की ख्याति या स्वभाव, किसी व्यक्ति की ख्याति या स्वभाव कहिए। जहाँ तक सील की बात है, आगे डिटेल में जब धारा 52 से लेकर 55 तक हम पढ़ाएंगे तो वहाँ आपका करेक्टर के बारे में डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन यहाँ आपका ये जानना है कि धारा 12 क्या बताती हैं और धारा 12 से संबंधित कुछ हमें उदाहरण देखने हैं। देखिए, पहला बेरक देखा जाए। नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिन वादों में नुकसानी के लिए वादों में, तो नुकसानी या डैमेजेज, नुकसानी के लिए वादों में आपका कौन सी नुकसानी के लिए वादों में कौन सी बातें, कौन से फैक्ट, कौन से तथ्य सुसंगत होंगे। तो धारा 12 बस ये बताती हैं उन वादों में जिनमें नुकसानी का क्लेम किया गया है, दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत होगा, यानी कि कोई भी तथ्य सुसंगत होगा, कोई भी तथ्य उचित होगा, सुसंगत होगा, रेलेवेंट होगा, जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए। यानी कि वे सभी तथ्य साक्ष्य में पेश किए जा सकते हैं जिससे कोर्ट या न्यायालय वह रकम, वह धन अवधारित करने में
अवधारित का मतलब निश्चय करने में, निश्चय का मतलब ये हुआ कि निर्धारित करने में। न्यायालय निर्धारित करने के लिए समर्थ हो जाए, समर्थ का मतलब हुआ योग्य हो जाए, जो अधिनिर्णित की जानी है। देखिए, इसको बेयर एक्ट आपका बताया गया, इसको थोड़ा डिटेल में देखा जाए। देखिए, तमाम विवाद ऐसे होते हैं जहाँ की नुकसानी की मांग की जाती है, ये भी नुकसानी की मांग की जाती है। अब जब नुकसानी की मांग की जा रही है तो ऐसी दशा में कौन से फैक्ट, कौन सी बातें या किन बातों को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उन सभी बातों को, सभी तथ्यों को एविडेंस के रूप में पेश किया जा सकता है, जिन बातों के आधार पर न्यायालय रकम को निर्धारित करने, अवधारित करने, निश्चित करने में समर्थ हो सके। तो सभी तथ्य सुसंगत हैं। नुकसानी की रकम निर्धारित करने के लिए अब समस्या ये है कि नुकसानी की रकम होती क्या है, और 2-3 उदाहरण देखना है, इसको भी अच्छे से याद रखिए। जो नुकसानी की रकम होती है वह एक फैक्ट इन इशू होती हैं, विवादक तथ्य होती है। यह राशि साधारणतया वाद के पक्षकारों के आर्थिक और सामाजिक स्टेटस के अनुसार, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल हैसियत के अनुसार बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। अतः धारा 12 में वे सभी तथ्य, वे सभी बातें सुसंगत बनाई गई हैं जो वादी या प्रतिवादी की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालती हैं। क्योंकि इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, इससे जो रकम या धन न्यायालय दिलवाएगा वह धन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जहाँ तक नुकसानी की रकम की बात है, 3-4 उदाहरण देखिए। पहला हम बता रहे हैं डिफमेनेशन या मानहानि। मानहानि का उदाहरण, इसमें भी नुकसानी मान हानि का उदाहरण। दूसरा आपका अपकृत्य। अपकृत्य में तो मुख्य रूप से आपका अपरिनिर्धारित नुकसानी ही दिलवाई जाती है। संविदा भंग यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा अधिनियम की धारा 73, संविदा अधिनियम की धारा 74 और संविदा अधिनियम की धारा 75। इसके बाद बैंड बाजा बारात, यानी कि बैंड वाला समय पर आया ही नहीं, कैमरा वाला भी नहीं आया, तो इनसे नुकसानी वसूली जा सकती है। तो इन सब अपकृत्यों में या इन सब मामलों में कितनी नुकसानी दिलवाई जाए, इसको न्यायालय कितनी नुकसानी दिलवाए, इसको निर्धारित करने के लिए सभी बातें साक्ष्य में पेश की जा सकती हैं। अब ये आया कि धारा 12 की पूरक धारा 55 कैसे हो गई। तो धारा 12 ये कहती है, धारा 12 का क्षेत्र व्यापक है, ये पहला याद रखिएगा, वाइड एरिया है। क्योंकि धारा 12 सभी बातों को रेलेवेंट बनाती हैं, जिससे नुकसानी की रकम अवधारित करने में न्यायालय को हेल्प मिले। धारा 55 का दायरा सीमित है। धारा 55 ये बताती है कि ऐसा कैरेक्टर व्यक्ति का
ऐसा सेल जो नुकसानी की रकम को या तो बढ़ा दे या घटा दे, यानी कि ऐसा करेक्टर, ऐसी ख्याति, ऐसा व्यक्ति का स्वभाव जो नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालता हो। प्रभाव डालता हो मतलब कि या तो उससे नुकसानी की रकम बढ़ सकती है या घट सकती है, तो वह करेक्टर भी रेलेवेंट होगा अर्थात सुसंगत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सील या करेक्टर साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है जो नुकसानी की रकम को या तो बढ़ा दे या नुकसानी की रकम को घटा दे। जैसे कि आपका एक देखा जाए उदाहरण से कह सकते हैं, डिफर्मेशन का ही उदाहरण देखा जाए, और डिफर्मेशन के उदाहरण में जो करंट उदाहरण है कंगना रनौत का ही उदाहरण देखा जाए। जो महाराष्ट्र में आपका शिवसेना के संजय राउत जी हैं, इन्होंने कंगना के बारे में कहा कि ये हरामखोर हैं, अर्थात कंगना को हरामखोर ये कहे। और अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति की और हैरानी जताया कि बताइए ऐसी बातें समाज में की जा रही हैं। अब कंगना रनौत क्या कर सकती हैं कि संजय राउत के खिलाफ डिफमेनेशन या मानहानि का मुकदमा करें और कहें कि हजूर मेरा करेक्टर हाई लेवल का है, अतः मुझे 5 करोड़ रुपया संजय राउत से दिलवाया जाए। तो वादी हो गई कंगना रनौत और प्रतिवादी हो जाएंगे संजय राउत। अब संजय राउत ये दिखाएंगे कि हजूर कंगना रनौत का करेक्टर ढीला है, अतः 1 पैसा हम नहीं देंगे। और कंगना रनौत दिखाएंगी कि हजूर मेरा करेक्टर हाई लेवल का है, अतः मुझे पूरा 5 करोड़ रुपया दिखाया जाए। अब कि करेक्टर कैसा है? ऐसा करेक्टर जो रकम को या तो बढ़ा दे या घटा दे, तो वह करेक्टर एविडेंस में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कौन सी धारा है? 55। तो 12 व्यापक दायरा रखती है, जबकि 55 सीमित दायरा है, केवल करेक्टर को या सील को सुसंगत बनाती है। अब आइए धारा 140 को पूछा जाता है, बिहार से लेकर यूपी एमपी। अब जो व्यक्ति, जो गवाह करेक्टर का साक्ष्य दे रहा है, यानी कि जो गवाह सील का साक्ष्य दे रहा है, क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, जिरह या प्रति परीक्षा हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? ये कौन सी धारा बताती है? तो धारा आपका 140। आइए इसके बाद देखा जाए, अगला क्वेश्चन भी प्री के लिए हीटेड है। अभी झारखंड में बना, झारखंड जे से लेकर यूपी में भी बन गया है। तमाम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब एविडेंस की धारा 13 देखा जाए। जब भी एविडेंस की धारा 13 पढ़िए तो झारखंड और बिहार क्या मॉडल बना रहे हैं उसको देखिए। देखिए, जब भी आप धारा 13 पढ़िएगा यही मॉडल ज़्यादा बन रहा है और इसी मॉडल से आपको सतर्क भी रहना है। जब भी आप एविडेंस की धारा 13 पढ़िएगा, इसी के साथ एविडेंस की धारा 48 पढ़िएगा, इसी के साथ एविडेंस की धारा 49 पढ़िएगा, इसी के साथ एविडेंस की धारा 32 का क्लास 4 पढ़िएगा, इसी के साथ
एविडेंस की धारा 32 का क्लाज 7 पढ़िएगा और इसी के साथ आपको बता दिया जाए सेक्शन एविडेंस का 92, यानी कि कहाँ कहाँ से कोरिलेट ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है और वर्तमान समय में ज़्यादा लोग गलत करके आ रहे हैं। फिर आपको सलाह दी जाती है कि इधर से गलतियाँ बिल्कुल क्षम्य नहीं है। धारा 92 का प्रोविजो पढ़ना है, धारा 92 का परंतुक नंबर 6 पढ़ना है, यानी कि परंतुक 6 पढ़ना है। धारा 92 का प्रोविजो नंबर 6, प्रोविजो नंबर 5 पढ़ना है भाई। देखिए आपका गलती हो गई यहाँ। धारा 92 का परंतु 5 पढ़ना है, इसको सुधार कर लीजिएगा। प्रोविजो नंबर 5। धारा 92 का प्रोविजो नंबर 5 पढ़ना है। फिर एक बार देखिए, आप अच्छे से तैयार रखिएगा। क्वेश्चन का मॉडल देखिए पहले, तब इन धाराओं को आपका बताया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का मॉडल ये आया कि आपका कह सकते हैं पहला मॉडल, प्रथा या रूढ़ि को एविडेंस एक्ट में, यानी कि कस्टम या यूजेज को एविडेंस एक्ट में कहाँ कहाँ रेलेवेंट बनाया गया है। ये बिहार भी पूछा गया था, झारखंड में तो जे और एपीओ दोनों में आया था। अगर कस्टम और यूजेज पूछे तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 13 भी देखिएगा, 48 भी खोजिएगा, 49, 32 का खंड 4, 32 का खंड 7 और सेक्शन 92 का प्रोविजो नंबर 5। और कभी काल आपका उपर्युक्त सभी देता है तो सभी धाराओं को खोज के ही ऑप्शन मारना है। इसके बाद आपका जो यूपी एपीओ, उत्तराखंड जे और एपीओ में पूछा गया है कि कौन किसकी पूरक धारा है। 13 की पूरक धारा कौन है, तो आपका जवाब रहेगा 48, या यही क्वेश्चन बनता है 48 किसकी पूरक धारा है। ये 3-4 बार क्वेश्चन बना है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 13 का। फिर एक बार क्वेश्चन याद रखिए, धारा ये पूछा जाता है देखिए आप बता दिया जाए भाई। हाँ रोकना भी देख लीजिए। आपका अगला क्लास कॉन्स्टिट्यूशन का 15 मिनट बाद चलेगा। फिर एक बार सूचना दे दी जाए, अगला क्लास कॉन्स्टिट्यूशन का चलेगा आपका 15 मिनट बाद चलेगा। धन्यवाद।